हेलो जय हिंद साथियों, आप सब लोग को आने वाली जो एग्जामिनेशन है एनडीए और सीडीएस का, उस पर इंग्लिश के क्वेश्चन पेपर्स की एनालिसिस चल रही है और इस एनालिसिस में हम प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं मैक्सिमम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। मैं डीडी शर्मा आप लोगों के सामने इस तरह के एनालिसिस की शुरुआत कर रहा हूं जिसमें आपके एनडीए फर्स्ट 2022 का एग्ज़ाम है और का पेपर है और एनडीए सेकंड 2021 का एग्ज़ाम का पेपर है। इन दोनों की एनालिसिस में हम बता दें सबसे पहले कि जो इंग्लिश का सेक्शन है उस इंग्लिश सेक्शन में 50 क्वेश्चंस इंग्लिश के आए हुए हैं और उस 50 में 10 क्वेश्चन स्पॉटिंग एरर का और 10 क्वेश्चन आपके पीक्यूआरएस से रिलेटेड है जो रिअरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स के नाम से जाना जाता है। 10 क्वेश्चंस आपके सिनोनिम्स, 10 क्वेश्चन एंटोनिम्स और 10 क्वेश्चंस आपका इडियम्स एंड फ्रेजेस। यानी कि दोनों जो सेशन है, दोनों सेशन में जो क्वेश्चन पूछा गया है सबका नंबर ऑफ क्वेश्चंस 10 है। रीअरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स की बात करें, पीक्यूआरएस की बात करें तो उसका भी नंबर 10 है। आपकी स्पॉटिंग एरर भी 10 है, सिनोनिम्स और एंटोनिम्स के भी नंबर्स 10 हैं और इडियम्स एंड फ्रेजेस के भी नंबर्स 10 है। तो टोटल 50 क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं और उसमें ग्रामर का क्या वेटेज है, ग्रामर के क्वेश्चंस कितने आए हैं। तो स्पॉटिंग एरर में केवल ग्रामर आया है और ग्रामर में किन किन चैप्टर्स का क्या वेटेज है उसको मैंने यहाँ पे देखिए बोर्ड्स पे डिस्क्राइब कर दिया है। एनडीए फर्स्ट 2022 में देखेंगे तो आप स्पॉटिंग एरर के 10 क्वेश्चंस में सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट से 2 क्वेश्चन पूछा गया है, प्रोनाउन से 2 क्वेश्चन पूछा गया है, प्रेपोजिशन से 1 क्वेश्चन पूछा गया है, नाउन से 3 क्वेश्चन पूछा गया है, आर्टिकल से 1 क्वेश्चन पूछा गया है और एडजेक्टिव से 1 क्वेश्चन पूछा गया है। टोटल आपके क्वेश्चंस का जो संख्या है, नंबर है, वो 10 है और इन 10 प्रश्नों में किस चैप्टर्स का क्या वेटेज है वो आपके सामने पूरी तरह से क्लियर हो रहा है। उसको आप ध्यान दीजिएगा और उसको समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है। क्योंकि जब तक हम इन चीज़ों को क्लियरली समझेंगे नहीं तो तब तक हम पूरी तरह से अपना एक सही एनालिसिस नहीं कर पाते। आप पूरा पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ें, उससे बढ़िया है कि कुछ सेलेक्टेड चैप्टर्स को पढ़ें और मैक्सिमम नंबर स्कोर्स करें तो ज़्यादा ये बेहतर होता है। और इसी को बताने के लिए आपको ये सारी जानकारी आपको दी गई है और ये बातें बताई जा रही हैं और ये हर बार होगा। अब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर की जब एनालिसिस कर लेंगे तो उसमें हम चैप्टर्स के वेटेज को भी समझ लेंगे, साथ में उसके क्वेश्चंस के भी लेवल्स को समझ लेंगे, किस डिफ़िकल्टी लेवल को वो कवर कर रहा है, ठीक है। एनडीए सेकंड 2021 जो इस अप्रैल के एग्ज़ाम में हुआ था, अप्रैल के टाइम में जो एग्ज़ाम हुआ था उसके बाद जो पिछला एग्ज़ाम हुआ था सितंबर में, 2021 के सितंबर में, तो उसमें क्या आया था, उसके ग्रामर का क्या वेटेज था। तो उसमें देखिए सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट का 1 क्वेश्चन था, टाइम एंड टेंस से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, एडवर्ब से 1 क्वेश्चन था, नाउन से 1 क्वेश्चन था, प्रेपोजिशन रिमूवल था, वहाँ से प्रेपोजिशन हटाना था, उसका कोई मतलब नहीं है, सुपरफ्लुअस है, तो वहाँ पर उस पर बेस्ड एक क्वेश्चन बना हुआ है। वर्ब करेक्शन, वर्ब से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, उसको भी हम टाइम एंड टेंस में ले सकते हैं बट वहाँ पे वर्ब को हटाकर उससे रिलेटेड सही मीनिंग देने वाले वर्ड को रखना है। तो वहाँ पे आपसे एक क्वेश्चन पूछा हुआ है और नो एरर का जो आंसर क्वेश्चन है नो एरर पर बेस्ड है, अर्थात सेंटेंस में कोई गलती नहीं है, पूरी तरह से वो करेक्ट सेंटेंस है। उस पर 3 क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। तो आप देखिएगा दोनों का एक एनालिसिस करिए, दोनों ईयर के पेपर्स का, दोनों सेशन के पेपर्स का। तो उसमें स्पॉटिंग एरर में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमको सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट लग रहा है और दूसरा है टाइम एंड टेंस। टाइम एंड टेंस से ही रिलेटेड है सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट, तो हम कह लेंगे टाइम एंड टेंस का सबसे ज़्यादा वेटेज मिल रहा है। अभी 2 पेपर की एनालिसिस में बात हो रही है और उसके बाद सेकंड जो नंबर पे आ रहा है वो है नाउन। यहाँ पे 3 क्वेश्चन पूछा है, इसमें 1 क्वेश्चन पूछा है, तो सेकंड नंबर पे हम नाउन के चैप्टर्स पे फोकस करना जरूरी समझ रहे हैं। और उसके बाद थर्ड नंबर पे जो आ रहा है, थर्ड नंबर पे आपका मिल रहा है जो इसमें देखेंगे तो अब प्रोनाउन की बात आ रही है, तो क्योंकि उधर प्रोनाउन तो पूछा नहीं है लेकिन इसमें 2 क्वेश्चन आए हैं, तो थर्ड नंबर पे प्रोनाउन का है और फोर्थ नंबर पे आपका प्रेपोजिशन है और बाकी अन्य चीज़ें हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम कैटेगराइज कर लेते हैं अपने चैप्टर्स को और उन चैप्टर्स को कैटेगराइज करके उस पर वर्क करना शुरू कर दें। यानी सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर्स हमको कौन मिल रहा है, टाइम एंड टेंस। टाइम एंड टेंस में वर्ब के फॉर्म्स के यूज से जितने भी हैं उनको यदि हम सीखें और उन पर हम वर्क करें तो सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट के भी क्वेश्चंस आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ा मुश्किल नहीं होगा। और टाइम एंड टेंस से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आ रहे हैं उनको भी हम सॉल्व कर सकते हैं। यानी टाइम एंड टेंस पढ़ना हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके बाद हम देख रहे हैं दूसरा नाउन की बात आ रही है, तो नाउन को भी हमें सीखना है और उस पर वर्क करना है। नाउन में जो क्वेश्चंस पूछा है 2 तरह का है, एक काउंटेबल पोजीशन और एक अनकाउंटेबल पोजीशन। काउंटेबल में नाउन है, नंबर की बात आई है, और अनकाउंटेबल में
उनके साथ एस और ई एस जोड़ा हुआ है, जबकि सबको पता है कि अनकाउंटेबल नाउन हमेशा सिंगुलर होता है और एस एस नहीं जोड़ा जाता है। तो वहाँ से हमको एस एस रिमूव करना है और उनके साथ वर्ब को सही ढंग से रखना है, क्योंकि वर्ब प्लरल लगा दिया है, वर्ब प्लरल नहीं होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए। ठीक है, तो ये एक एनालिसिस थी आपके सामने, और उस एनालिसिस को मैंने बोर्ड पे आपके सामने लिख करके डिस्क्राइब कर दिया है। उन चीज़ों को समझाने की भरपूर कोशिश कर रहा हूँ कि आप तक पहुँचे वो बात। अब इसके बाद इसमें से एनडीए फर्स्ट 2022 का जो पेपर है मैं ले रहा हूं, और उसके जो क्वेश्चंस हैं, ये जो ग्रामर के क्वेश्चंस आए हुए हैं, स्पॉटिंग एरर के क्वेश्चंस आए हैं, उनको रखता हूं सामने, और एक एक क्वेश्चंस के सॉल्यूशन आंसर आपको बताते जाते हैं, और साथ में देखते हैं कि सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट पे यदि क्वेश्चन बना है, प्रोनाउन पे बना है या प्रीपोजिशन पे बना है, तो वो क्वेश्चंस का लेवल क्या है, उस क्वेश्चन का सलूशन क्या है, उनको भी हम लोग सीखने की कोशिश करेंगे। क्योंकि ये जो सीरीज स्टार्ट हो रही है क्वेश्चन एनालिसिस एंड सॉल्यूशन के नाम से, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर को हमको लेके चलना है, तो इसमें हम आपको हर सेक्शन को दिखाएंगे, स्पॉटिंग एरर को भी, वोकैब के सेक्शन को भी, और PQRS के सेक्शन को भी, जो ज़्यादा पूछा जा रहा है, और उससे क्या होगा कि आपका कम समय में मैक्सिमम प्रिपरेशन हो जाएगा। ठीक है, तो अभी इनको हटाते हैं और क्वेश्चन रखते हैं। आपका हमारे पास प्रीवियस ईयर का पेपर है जो आपके एनडीए फर्स्ट 2022 में पूछा गया था, इसको मैं रखता हूँ, और इस पे रिलेटेड जो क्वेश्चन है उसको दिखाएंगे। और साथ ही एक चीज़ और रहा है कि वोकैब का भी सेगमेंट लेकर चलेंगे, वोकैब में जो पूछे गए उनको भी, और उनसे रिलेटेड क्या क्या हो सकते हैं उनको भी हम आपके सामने रखेंगे और डिस्क्राइब करेंगे। अब इसमें आपका स्पॉटिंग एरर से रिलेटेड जो क्वेश्चन है, उस क्वेश्चंस को मैं रख रहा हूँ, आप लोग देखिए, और उसका आप लोग भी सॉल्यूशन बनाइएगा, क्या क्या सॉल्यूशन हो सकता है। अगर कोई कन्फ्यूजन होता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट भी करिए, ताकि उस चीज़ें क्लियर हो जाएं, कोई कन्फ्यूजन आप लोग तक न रहे, क्योंकि हमने फाइनली एग्ज़ाम देना है, उसमें रिटन क्वालिफाई भी करना है, तो इसका हम लोग का विशेष ख्याल रखना होगा। पहला क्वेश्चन आप लोग के बोर्ड पे आ रहा है, ये आपका जो पेपर है ये 2022 का एनडीए फर्स्ट पेपर है ना, और इसमें मैं क्वेश्चन रख रहा हूँ पहला स्पॉटिंग एरर का, जिसमें लिखा है अ कंपनी ऑफ 5000 सोल्जर्स, एक सेक्शन ये बनाया हुआ है, और उसके बाद लिखा है हैविंग मार्च्ड tirelessly for over 5 days, ये आपका सेकंड सेक्शन है। और लास्ट सेक्शन में लिखा हुआ है हैव जस्ट मूव्ड इनटू देयर कैंटोनमेंट। ये पूरा हमारा क्वेश्चन बन गया, 3 सेक्शन है इसमें, और ये आपका एक सेक्शन यहाँ से ये ऊपर वाला जिसको ए नाम दिया गया है, और ये जो नीचे सेकंड सेक्शन दिया गया इसको बी है, और यहाँ से ये आपका सी है, और लास्ट में नो एरर का ऑप्शन दे रखा है, नो एरर का। ठीक है, तो अब आपको सही क्वेश्चंस का आंसर बताना है, क्या होगा। लिखा है ऑफ कंपनी ऑफ 5000 सोल्जर्स, 5000 सैनिकों की एक कंपनी है, हैविंग मार्च टायरलेसली फॉर ओवर 5 डेज, लगातार 5 दिनों तक, है ना, बहुत कठिन उसने मार्च किया। हैव जस्ट मूव इनटू, यहाँ पे मूव्ड होगा, ध्यान रखिएगा, मूव्ड इनटू देयर कैंटोनमेंट, और उसके बाद वो अपने कैंटोनमेंट की तरफ मुड़ गई या चली गई। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिएगा कंपनी आपका एक शब्द है, कंपनी यहाँ पे सिंगुलर फॉर्म है, कंपनी की ही पूरी बात की जा रही है, और कहा जाता है कि जिसके बारे में बात की जाए वही सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है। तो सब्जेक्ट आपका अ कंपनी है, अतः वर्ब का नंबर भी आपका कंपनी के अनुसार होना चाहिए। ये प्लरल फॉर्म का वर्ब है, सब्जेक्ट्स आपका सिंगुलर है, तो यहाँ पे वर्ब का नंबर भी क्या होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए, तभी जाके ये करेक्ट होगा। तो यहाँ पे कंपनी के अनुसार हम लोगों को हैज का प्रयोग करना है, हैव का प्रयोग नहीं होगा, अर्थात इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा सी।
अब इसके बाद मैं क्वेश्चन नंबर 2 रखता हूँ, दूसरा सेकंड क्वेश्चन है इसका, आप लोग को ये दिखाते चल रहा हूँ। ये सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है और इस पर हमें सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब को अग्री करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 पे हम लोग बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में जो लिखा हुआ है इसको भी ध्यान से देखेंगे तो इसमें मिल रहा है आपको एवरी पर्सन हु बिलीव्स इन प्रिंसिपल्स must stand up to fight, must stand up to fight for their convictions, for their convictions। यहाँ पे नो एरर का ये ऑप्शन बना रखा है और इसमें आपको बताएं ये पूरा सेगमेंट ऊपर का ये ए है और ये यहाँ से ये पूरा आपका बी सेक्शन है और लास्ट में इनको दे दिया है फॉर देयर तक है बी, यहाँ पे फॉर देयर तक बी है और यहाँ से ये पूरा सी सेगमेंट है। अब हमको इसके एरर्स को फाइंड आउट करना है, एरर्स को सीखने और समझने की कोशिश करना है। लिखा है एवरी पर्सन हु बिलीव्स इन प्रिंसिपल्स, है ना, जो अपने सिद्धांतों में विश्वास करते हैं, मस्ट स्टैंड अप टू फाइट, उन्हें जूझने के लिए खड़ा होना चाहिए, फॉर देयर कन्विक्शंस, है ना। तो अब यहाँ देख लीजिए एवरी पर्सन्स है, प्रोनाउन का ये क्वेश्चन है, जहाँ पे एवरी के साथ या ईच के साथ में कोई नाउन जुड़ता है तो उस नाउन के अनुसार हम हिज या हर का यूज करते हैं। ध्यान रखिएगा किसका, हिज अथवा हर का। अब देखिए यहाँ पे पर्सन शब्द लिखा है तो पर्सन के अनुसार हम यहाँ पे हिज का प्रयोग करेंगे, हर का प्रयोग नहीं करेंगे। देयर प्लरल नंबर का पॉजिटिव एडजेक्टिव है और यहाँ प्लरल नंबर की नहीं बात हो रही है, यहाँ सिंगुलर नंबर की बात हो रही है, अतः पॉजिटिव एडजेक्टिव भी अपने सब्जेक्ट के अनुसार होना चाहिए। सब्जेक्ट्स आपका सिंगुलर है तो पॉजिटिव एडजेक्टिव का भी फॉर्म सिंगुलर होना चाहिए। यहाँ पे हिज का प्रयोग होगा, देयर का प्रयोग नहीं होगा और इसका भी जो आंसर बनेगा वो सी होगा और इस तरह से हम इसका करेक्ट आंसर निकाल लेंगे। ये प्रोनाउन पे बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए इसके बाद हम थर्ड नंबर क्वेश्चन को लेके चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है, ये आपका सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट पे बेस्ड क्वेश्चन है, जिसमें लिखा है, ध्यान दीजिएगा आप लोग, अगर पेपर होगा तो देखेंगे भी पता चल जाएगा। लिखा है ओलंपिक गेम्स, है ना, फिर उसके बाद लिखा है रिफ्लेक्ट्स द हाईएस्ट स्पिरिट, reflects the highest spirits of human endeavor, human endeavor and achievement, ये आपका पूरा सेंटेंस है। द ओलंपिक गेम्स रिफ्लेक्ट्स द हाईएस्ट स्पिरिट ऑफ ह्यूमन एंडीवर एंड अचीवमेंट। अब यहाँ पे नो एरर का वो ऑप्शन बना रखा है, नो एरर में उसने डी रखा है और रिफ्लेक्ट्स तक का ऑप्शन जो दिया है उसने ए बनाया है। द हाईएस्ट स्पिरिट के साथ में ऑफ तक का ये ऑप्शन जो दिया है ये बी बनाया है, यहाँ का बी ऑप्शन है और ह्यूमन एंडीवर्स एंड अचीवमेंट्स को इसने सी ऑप्शन दे रखा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखेंगे द ओलंपिक गेम्स रिफ्लेक्ट्स द हाईएस्ट स्पिरिट ऑफ ह्यूमन एंडीवर एंड अचीवमेंट्स, ये सेंटेंस पूरा लिखा। ओलंपिक गेम्स रिफ्लेक्ट्स ए सेक्शन है, द हाईएस्ट स्पिरिट ऑफ बी सेक्शन है, ह्यूमन एंडीवर एंड अचीवमेंट सी सेक्शन है, ठीक है। अब हमको एग्जैक्ट उसका सोल्यूशन फाइंड आउट करना है। ओलंपिक गेम्स वर्ड पर देखेंगे आप तो ये वर्ड प्लरल फॉर्म में है, प्लरल नंबर का सब्जेक्ट है, अतः वर्ब का नंबर भी प्लरल होना चाहिए।
हम लोग जानते हैं कि जब कोई भी वर्ब का फॉर्म लेते हैं तो उसमें फर्स्ट फॉर्म जो होता है हमेशा क्या होता है, प्लरल नंबर में होता है। उस फर्स्ट फॉर्म के साथ में हम लोग एस या ई एस जोड़ देते हैं तो ये सिंगुलर नंबर में चेंज हो जाता है, ऐसा हम सब लोग जानते हैं। अब अगर इस सिंगुलर को प्लरल बनाना होता है तो यहाँ से एस को रिमूव कर दिया जाएगा और ये सिंगुलर फॉर्म में चेंज हो जाएगा। तो ये गेम्स वर्ड जो आपका है सब्जेक्ट के रूप में ये प्लरल नंबर में है और रिफ्लेक्स वर्ड आपका सिंगुलर फॉर्म में है, तो इस वर्ब को अग्री करेंगे तो यहाँ से एस को रिमूव करना होगा तो जाके ये करेक्ट होगा और इसका आंसर बनेगा ए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इसका जो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ए होगा। ठीक है, चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। क्वेश्चन आपका 4th नंबर है और ये प्रीपोजिशन पे बेस्ड है। ठीक है, आप लोगों को मैंने पूरा एनालिसिस भी दिखाया कि किस चैप्टर्स के वेटेज में क्या क्या दिख रहा है, कितना इम्पोर्टेंट कौन चैप्टर है, और उसके अनुसार हम हर बात आप तक पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो इसमें 4 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है द प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल, द प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल, ये आपका एक सेगमेंट बनाया हुआ है। उसके बाद लिखा है स्ट्रेस द नीड फॉर डिसिप्लिन, स्ट्रेस्ड द, फिर यहाँ पे लिख रहा है नीड फॉर डिसिप्लिन amongst the students, among the स्टूडेंट्स, ऐसा उसने सेंटेंस बना रखा है। अमंगस्ट लिखा हुआ है, सॉरी, यहाँ अमंग नहीं अमंगस्ट, अमंगस्ट द स्टूडेंट्स। ठीक है, द प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल स्ट्रेस द नीड फॉर डिसिप्लिन अमंगस्ट द स्टूडेंट्स, डिसिप्लिन तक इसने बी सेक्शन बना रखा, उधर सी सेक्शन है। ये आपका ए सेगमेंट होगा, ये आपका बी होगा यहाँ से तक, और ये पूरा सी होगा। लास्ट में होता है नो एरर डी। ठीक है, ये हमारा पूरा क्वेश्चन हो गया और इस क्वेश्चन का सही सॉल्यूशन क्या होगा ये आप सबको देखना है। स्कूल का प्रधानाचार्य जोर दिया उसको कहिए कि दबाव बनाया कि अनुशासन की ज़रूरत है विद्यार्थियों के मध्य में, है ना। तो अनुशासन की ज़रूरत है, ध्यान रखिएगा। की के सेंस में जब कोई वर्ड आता है तो वहाँ पे पोजीशन की बात होती है और प्रीपोजिशन के रूप में पोजीशन केवल ऑफ का प्रयोग करके देते हैं, ऑफ के अलावा कोई दूसरा वर्ड नहीं होता। तो यहाँ फॉर का प्रयोग गलत है, फॉर का प्रयोग नहीं होना चाहिए, यहाँ पे ऑफ का प्रयोग होना चाहिए तो सही होगा। इसका आंसर मिलेगा बी में, इस क्वेश्चन का आंसर बी में मिलेगा, ये ध्यान रखिएगा, एग्जैक्ट आंसर यही होगा। एक बात और आप लोग को जानकारी में दे दें कि ऐसा कुछ बताया जाता है कि अमंगस्ट शब्द पे हम लोग बात करते हैं। अमंगस्ट और अमंग दोनों वर्ड सेम हैं मीनिंग में और यूसेज में भी। ठीक है, मीनिंग का मतलब है कि दो से अधिक जब नाउन है उनके बीच का अर्थ आता है तो इनमें से दोनों का प्रयोग करते हैं। लेकिन जिस वर्ड को हम लोग यहाँ रखते हैं अगर उसका कंसोनेंट से स्टार्टिंग है या स्टार्टिंग लेटर उसका कंसोनेंट है तो अमंग का यूज करते हैं, और स्टार्टिंग लेटर उसका वॉवेल्स है तो अमंगस्ट यूज करते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा बदलाव होता है लेकिन बाकी कोई बदलाव नहीं होता, इसको माइनर मिस्टेक मान करके छोड़ा जाता है। यहाँ देख रहे हैं स्टार्टिंग इसका टी से है, टी आपका कंसोनेंट्स है और कंसोनेंट्स के साथ अमंगस्ट का यूज किया है, जबकि एक थ्योरी के हिसाब से बात करें तो अमंगस्ट यहाँ पे नहीं होना चाहिए, अमंग होना चाहिए। बट उसका कोई इशू नहीं है, वो मेजर इशू नहीं माना जाता, मेजर गलती एरर के रूप में नहीं जाना जाता। यहाँ पे जो मेजर इशू है वो ये है, पोजीशन की बात चल रही है और पोजीशन में यहाँ फॉर का यूज गलत है, यहाँ ऑफ होना चाहिए। अतः करेक्ट आंसर आपका बी आंसर होगा और इस तरह से इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट होगा। चलते हैं हम लोग अगला 5वें क्वेश्चन पे। ये प्रीपोजिशन पे बेस्ड क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 पे हम लोग बात कर रहे हैं। अब देखिए इसमें लिखा है फेलियर इज द स्टेपिंग स्टोन टू सक्सेस। यहाँ पे लिखा है फेलियर इज द स्टेपिंग स्टोन
टू सक्सेस। फिर उसके बाद ये एक सेगमेंट यहाँ से बन चुका है, इसका पूरा जो पार्ट होगा ए पार्ट में माना जा रहा है। फिर लिख रहा है हाउएवर सक्सेसिव फेलियर्स आर नॉट सक्सेसिव स्टेपिंग स्टोन। सक्सेसिव स्टेपिंग स्टोन्स टू सक्सेस। एक ही बात को उसने दोहरा दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये सेगमेंट पूरा आपका दिया है बी में, ये पूरा दिया है सी में, ठीक है। तो ये हो गया बी पार्ट, ये हो गया सी पार्ट, नो एरर का यहाँ पे ऑप्शन बन रहा है डी पार्ट, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो लिखा है फेलियर इज द स्टेपिंग स्टोन टू सक्सेस, हाउएवर सक्सेसिव फेलियर्स, देखिए फेलियर वर्ड लिखा हुआ है। फेलियर वर्ड ये आपका अनकाउंटेबल नाउन होता है, ध्यान रखिएगा। अनकाउंटेबल नाउन जो भी होता है वह सिंगुलर होता है, नाउन पे बेस्ड क्वेश्चन है। अनकाउंटेबल नाउन जो भी होता है वो सिंगुलर होता है, उसमें एस और एस नहीं जोड़ा जाता है, और वर्ब का नंबर भी सिंगुलर होना चाहिए। अब यहाँ पे फेलियर को सिंगुलर बनाया है, सिंगुलर वर्ब दिया है, बिल्कुल करेक्ट है, कोई गलती नहीं है। लेकिन यही बात जब यहाँ कर रहा है तो देखिए यहाँ पे बदलाव कर दिया, एस लगा दिया जो गलत है, आर लगा दिया ये भी गलत है, यहाँ पे आर नहीं होगा, इज होना चाहिए, और फेलियर्स के साथ में एस नहीं जुड़ेगा, केवल फेलियर लिखा जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे करेक्ट आंसर इसका बनेगा बी, क्योंकि बी सेगमेंट में ही गलती है और उसमें फेलियर इज लिखना होगा, तब जाके ये शुद्ध होगा, ठीक है। नाउन पे बेस्ड एक क्वेश्चन है तो उसके अनुसार इसका सोल्यूशन बन रहा है, इसका भी आपको ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सब ध्यान देना जरूरी है, यही बातें हम लोग एनालिसिस में पा रहे हैं और इसको आप सब तक पहुँचाना अपना कर्तव्य है, इसलिए ये सब चीज़ें ध्यान दीजिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी सेगमेंट में नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आया हुआ है, 6ठा नंबर क्वेश्चन दिख रहा है इस पे, जिसमें लिखा है इंडियाज स्टैंड्स, इंडियाज स्टैंड्स लिखा है, देखिएगा ध्यान से। फिर लिख रहा है आर, फिर लिखा है इट्स डाइवर्सिटी, इट डाइवर्सिटी ऑफ कल्चर एंड द spirit of tolerance in its people, इसमें ऐसे लिखा है पीपल, नो एरर, यहाँ पे ये डी होगा। और अब इसके बाद हम लोग देख रहे हैं ये आपका सेक्शन ए दिया हुआ है, इसके बाद इट्स डाइवर्सिटी ऑफ कल्चर एंड तक, यानी यहाँ तक ये पूरा बी का सेगमेंट है ये पूरा। इसके बाद द स्पिरिट ऑफ टॉलरेंस एंड इन इट्स पीपल में यहाँ पे सी दिया हुआ है, ठीक है। ये एक क्वेश्चंस है और इस क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, है ना। बात समझ, यहाँ पे समझने की हम लोग को ज़रूरत है, कुछ बातें बहुत ही क्लियर अंदाज में, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि इंडियाज स्टैंड्स आर, पहली बात यहीं पे एक मिस्टेक मिल रहा है, इट्स डाइवर्सिटी विविधता की बात आती है, अनकाउंटेबल नाउन सिंगुलर फॉर्म में होता है, ऑफ कल्चर एंड द स्पिरिट ऑफ टॉलरेंस इन इट्स पीपल का मतलब अपने लोगों में। लेकिन देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है इट के साथ एपोस्ट्रॉफी लगा के एस जोड़ा हुआ है, और ये ध्यान रखिएगा कि जब इट के साथ एपोस्ट्रॉफी एंड एस जुड़ जाता है तो इसका मतलब होता है इट इज, है ना, इट इज, है ना। जबकि फैक्ट ये है कि ये इट एपोस्ट्रॉफी के साथ नहीं बल्कि डायरेक्ट एस से जुड़ना चाहिए, ठीक है। तो इट्स होता है, तो अपने लोगों में इसका अर्थ आता है, अपने लोगों में, है ना। भारत की शक्ति, है ना, उसकी शक्ति क्या, उसकी सांस्कृतिक विविधता है ना, उसकी सांस्कृतिक विविधता है, एंड द स्पिरिट ऑफ टॉलरेंस और सहनशीलता की उसकी भावना है ना, उसके लोगों में,
उसके लोगों में। तो पोजीशन आ रहे हैं इंडिया के अनुसार, और इंडिया के अनुसार जब पोजीशन आ रहा है तो यहाँ पे करेक्ट फॉर्म इट्स होना चाहिए, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा, इट्स होना चाहिए। लेकिन एग्जैक्ट गलती ये नहीं माना जाएगा, क्योंकि ये थोड़ा सा एक इरेटम है, हम ऐसा मानते हैं। इरेटम का मीन्स छपाई की त्रुटि हो सकती है, जो ऐसा कॉमा लग चुका है यहाँ पे, इसमें है। क्योंकि यहाँ भी देखिए गलती, ये आपका अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन हमेशा क्या होता है, सिंगुलर होता है, और सिंगुलर होगा तो फिर एस का प्रयोग नहीं होगा, और वर्ब भी आपका सिंगुलर होना चाहिए। तो अब दो गलतियां तो नहीं हो सकती, तो वहाँ पे माइनर को हम लोग क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं, मेजर फॉल्ट्स को पकड़ते हैं। मेजर फॉल्ट यहाँ पे ये है, इसका आंसर ए माना जाएगा, और इसमें इंडियाज स्ट्रेंथ इज होगा, भारत की शक्ति है ना, है उसकी सांस्कृतिक विविधता, ऐसा बोला जाएगा, है ना। तो यहाँ पे स्ट्रेंथ इज ही कहना ज़्यादा उपयुक्त होगा। इस पर हम लोग को बहुत ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, और ना ये कोई बहुत बड़ी गलती है, ये मिसिंग है। अगर कॉमा हटाएं तो सारा मामला क्लियर हो जाता है और करेक्ट हो जाता है, ठीक है। बट अब चूंकि क्वेश्चन में लिखा है तो ये हमें कंफ्यूज कर रहा है, तो ये एक रास्ता हमको सुधारने का है, और आंसर ए माना जाएगा, ठीक है। तो इसका भी विशेष ख्याल रखिए, ऐसे भी कुछ प्रश्न आते हैं, इरेटम में भी होता है, क्योंकि ह्यूमन एरर माना जाता है, उसमें कहीं टाइपिंग में मिस्टेक हो जाए या टाइपिंग में लिखते हुए कुछ हो जाता है तो उसकी भी गलती है। तो कुछ बातें हम लोग इग्नोर करते हैं, और उसके बाद एग्जैक्ट जो पॉइंट होता है उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं। तो ऐसा इसमें है, और इसको ध्यान रखने की ज़रूरत है, ठीक है, तभी हम लोग कुछ समझ पाएंगे, नहीं तो यहाँ कन्फ्यूजन बन जाएगा कि इसको गलत माने कि उसको गलत माने, ठीक है। तो ये बातें ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग लेके चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आप लोगों को इससे रिलेटेड एक और जानकारी दे दें कि जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो क्वेश्चन सॉल्व करते समय एक बात जरूर हम लोग ध्यान देते हैं, वो क्या होता है कि एक्सप्रेशन के अनुसार भी सॉल्यूशन मिलते हैं, और पार्ट्स ऑफ स्पीच के रूल्स एंड रेगुलेशंस के अनुसार भी एरर मिलते हैं। तो हम लोग एक्सप्रेशन के अनुसार पहले खोजते हैं, फिर रूल्स की बात करते हैं। एक्सप्रेशन के अनुसार बातें सही हैं तो वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, और फिर रूल्स के अनुसार हम लोग ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो एक्सप्रेशन में वो अपने लोगों में की बात करता है, तो अपना शब्द की बात है तो वहाँ पर इट्स ही सही है, इट इज का प्रयोग नहीं होगा, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं 7 नंबर, और 7 नंबर में लिखा है वन कंसीडर 9th प्लैनेट। यहाँ पे देखिए, वंस कंसीडर्ड 9th प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम of the solar system. Pluto is today listed, यहाँ पे फिर कॉमा लगा है, Pluto is today listed as the largest है ना dwarf planet of the solar system of the solar system। और यहाँ पे अब आपका नो एरर का ऑप्शन दे रखा गया है। इसमें आपको हम बता दें कि जो ऑप्शन बना हुआ है सोलर सिस्टम तक, यहाँ तक ये पूरा ए सेगमेंट में लिया गया है, इसे हम लोग ए मान रहे हैं। और सेकंड जो प्लूटो इज टुडे लिस्टेड एज द तक माना गया है, यहाँ तक इसको इन्होंने ले लिया है बी, ये पूरा बी के सेगमेंट में जाता है, और यहाँ से यहाँ तक इन्होंने बना दिया इसको सी, ये पूरा सी में जाता है, ठीक है। ये देखिए डिवाइड कर दिया गया। तो ए सेक्शन में है वंस कंसीडर्ड 9th प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। एक बार सोलर सिस्टम का 9वां ग्रह माना गया था प्लूटो को, लेकिन आज के समय में सूचीबद्ध किया गया उसे डवार्फ, बौने, सोलर सिस्टम के बौने ग्रह के रूप में। तो यहाँ पे देखिएगा मीनिंग एक्सप्रेशन की जो बात चल रही है, लार्जेस्ट डवार्फ क्या होता है, लार्जेस्ट का मतलब विशाल बड़ा होता है ना, और फिर डवार्फ भी लिख रहा है, दोनों में थोड़ा सा तारतम्य नहीं है, या इसलिए यहाँ से हम क्या करते हैं लार्जेस्ट को हटा दें तो ज़्यादा बेहतर होगा। एज द डवार्फ
प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम लिखा जाए तो ज़्यादा सही है और ये सुटेबल वर्ड है। और यही आपका मेन एरर का पार्ट बनता है। लार्जेस्ट को यहाँ से रिमूव करेंगे और जैसे रिमूव करेंगे क्लियर आंसर आ जाएगा। ये एडजेक्टिव का हिस्सा है। डवार्फ भी एडजेक्टिव के फॉर्म में आया हुआ है, प्लैनेट शब्द नाउन है, तो लार्जेस्ट डवार्फ प्लैनेट्स कहना अनुचित है, अनुपयोग लग रहा है, इसलिए यहाँ से इसको हटाएंगे और इसका आंसर बनेगा सी। इस क्वेश्चन का आंसर होगा सी। और इसको आप लोग देख लीजिए, खूब अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि यहाँ पे जो मीनिंग है, मीनिंग का एक कॉन्ट्रडिक्शन भाव आ रहा है, वह चीज़ें नहीं होना चाहिए, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। तो इसका आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है, और इसके अनुसार आप लोग सॉल्यूशन इसका बनाइएगा, क्योंकि ऐसे भी चीज़ें आ रही हैं। तो थोड़ा सा जो कह लीजिए कि कन्फ्यूजन की बातें जन्म ले रही हैं, कन्फ्यूजन की चीज़ें सामने आ रही हैं, वो कहाँ से हो सकती हैं, इन पॉइंट पर भी हमको ध्यान देने की ज़रूरत है, नोटिस करने की ज़रूरत है। और ये चीज़ें ही हमारे लिए क्या होंगी, अलर्ट रहने के लिए सपोर्ट करेंगे, सहयोग करेंगे, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका होता है क्वेश्चन नंबर 8 है, और 8 नंबर क्वेश्चन में हम लोग बात कर रहे हैं द ग्रेटेस्ट ग्लोरी इन। इसमें लिखा है द ग्रेटेस्ट ग्लोरी इन लाइफ, और फिर उसके बाद ए सेक्शन इसने बना दिया इज टू बी एबल टू, इज टू बी, फिर लिख रहा है एबल टू रियलाइज वंस ड्रीम्स एंड एम्बिशंस, वंस ड्रीम्स एंड ambitions without trampling on those of others, without trampling on those of others, those of others। ये आपका एक सेक्शन है, और इस सेक्शन में देखिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन 8वां। अब इसमें आपका जो ये पार्ट है, ये सेक्शन बना हुआ है, और इस ड्रीम एम्बिशंस तक इसने बी बना रखा है। ये पूरा आपका बी सेक्शन में गया है। और विदाउट ट्रैम्पलिंग ऑन दोज ऑफ अदर्स, है ना, दूसरे लोगों को बिना ट्रैम्पलिंग किए हुए, तो यहाँ पे ये बातें आ रही हैं, ठीक है। अब बात आती है हमारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन की। तो यहाँ पे आपके सॉल्यूशन की बात करें, लिखा है द ग्रेटेस्ट ग्लोरी इन लाइफ इज टू बी एबल टू रियलाइज वंस ड्रीम्स एंड एम्बिशंस। ये ध्यान रखिएगा। तो एक बात यहाँ पे हम लोग को सीखना है कि वन एक प्रोनाउन होता है, और इसका मीनिंग जो आता है वो एवरीवन के सेंस में आता है, ठीक है। इसका अगर थिंग्स के लिए हम अप्लाई करेंगे तो एवरीथिंग भी होता है, इसका मीनिंग क्या होता है, एवरीथिंग। तो इसको भी ध्यान रखना है। इसका जो ऑब्जेक्टिव फॉर्म होता है वन होता है, और ये सिंगुलर होता है। वन जो ऑब्जेक्टिव फॉर्म होता है क्या होता है, ये सिंगुलर होता है। और इसका जो ऑब्जेक्टिव प्लरल फॉर्म होता है वो वंस लिखा जाता है, जो प्लरल होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए आप हीम लिखते हैं, देम लिखते हैं, तो हीम और देम की तरह वंस का प्रयोग हम करते हैं, ठीक है। वंस क्या है, देम के इक्विवेलेंट होता है। हीम वन क्या है, हीम की तरह यूज किया जाता है, हीम के इक्विवेलेंट है, ठीक है। तो ये प्लरल फॉर्म का ऑब्जेक्टिव केस का वर्ड बनता है वन के सानिध्य में, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे क्या है, पोजीशन की बात कर रहा है, पोजीशन की, कि अपने सपनों और अभिलाषाओं की, अपने सपनों और अभिलाषाओं की। तो अपने सपनों के लिए, तो अपने शब्द के लिए हम लोग को पॉजिटिव एडजेक्टिव यूज करना चाहिए। और पॉजिटिव एडजेक्टिव जो वन का होता है वह वन के साथ एपोस्ट्रोफी एंड एस लगा करके बनता है। वन के साथ एपोस्ट्रोफी एंड एस लगाएंगे तो ये पॉजिटिव एडजेक्टिव बनता है, ठीक। तो ये वन यहाँ पे रॉन्ग होगा, और इसके जगह पे वन एपोस्ट्रोफी एस का यूज किया जाएगा तो जाके सही होगा। ये ध्यान रखिएगा, वन एपोस्ट्रोफी एंड एस का यूज करेंगे तो जाके सही होगा। ये क्या है, इस वन का पॉजिटिव एडजेक्टिव है, पॉजिटिव एडजेक्टिव की रिक्वायरमेंट है, अतः वहाँ पे वंस का प्रयोग करेंगे। और ये किस सेक्शन में है, तो बी सेक्शन में है, अतः आंसर इसका क्या बनेगा, बी बनेगा, और तब जाकर ये सही होगा।
आप लोगों को क्लियर होगा। अब कहीं भी कंफ्यूजन हो तो ये बात जरूर पूछिए, लेकिन ये बात ध्यान रखिएगा क्योंकि प्रोनाउन का सेक्शन है, प्रोनाउन के सेगमेंट में ये क्वेश्चन बना हुआ है, तो उसके अनुसार हम लोग को ये डिसीजन लेना है, ठीक है। ग्रेटेस्ट ग्लोरी इन लाइफ, सबसे बड़ा गौरव जीवन में तब होता है जब हम लोग सक्षम होते हैं महसूस करने के लिए अपने सपनों और अभिलाषाओं को, है ना, बिना किसी दूसरे की अभिलाषाओं सपनों को कुचले हुए, दबाए हुए। ये इसकी बात है, इसकी मीनिंग आ रही है। तो यहाँ पे अपने शब्द की बात आ गई, तो अपने शब्द के लिए या तो हम देयर लगाएं, हिज लगाएं तो जाके सही होगा, लेकिन यहाँ ना देयर हिज की बात नहीं, उसने वंस लिखा है, तो ये वंस ऑब्जेक्टिव केस का प्लरल फॉर्म है। यहाँ पे पॉजेसिव की बात आ रही है और वन की पॉजेसिव फॉर्म ONE' होता है, अतः इसका करेक्ट फॉर्म यहाँ पे ये होगा। समझ रहे हैं? तो ये जाके सही होगा, इसका आंसर बनेगा बी। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल और आसान क्वेश्चन है, इसको भी हम लोग देख लेते हैं, जो आर्टिकल पे बेस्ड है। और इस तरह की एनालिसिस कर लेने से हम लोग बहुत सी चीज़ें सीखते हैं, समझते हैं और एक स्ट्रैटेजी बनाते हैं जो अपने पर्सनल जो एथिक्स होती हैं, पर्सनल जो अपना अचीवमेंट्स होता है उसको बेहतर बनाने के लिए ये ज़रूरी होता है, क्योंकि बिना स्ट्रैटेजी के कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन नहीं की जाती। हमको पढ़ना है, कितना पढ़ना है, खूब एक ह्यूज कलेक्शन ऑफ बुक्स हमारे पास हो जाता है, हम सारे चैप्टर्स को पढ़ना शुरू करते, नहीं ऐसा नहीं, एक रणनीतिक पढ़ाई होनी चाहिए और वो रणनीतिक पढ़ाई का सही रास्ता हमें देता है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर। और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स पर की एनालिसिस जब हम करते हैं तो उसमें खुल करके बातें सामने आती हैं कि कौन सा चैप्टर कितना महत्वपूर्ण है, क्या उसका लाभ मिलने वाला है, कैसे क्वेश्चन उस पर हम सॉल्व करें, ये सारी जानकारी आपको मिल जाती है। तो ये इसलिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स की के ऊपर काम करना बहुत ज़रूरी होता है, उसके एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी होता है। और हम टीचर्स के साथ साथ आप सबकी भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उस पर आप कुछ वर्क करें और पिछले जो भी एग्जाम्स हुए हैं उनके क्वेश्चन पेपर्स को देखें और समझें, ठीक है। फिर भी अपने तरफ से एक प्रयास जारी है और उसको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसमें लास्ट क्वेश्चन जो दिया है कॉमन एरर का, उसमें लिखा है, देखिए लिखा है ऑनेस्ट, शायद गलती आप लोगों को मिल गई होगी, मिस्टेक। फिर उसके बाद लिखा ये ऑप्शन बना दिया, इज नो मोर देन, यहाँ तक बी है, नहीं देन के बाद फिर दैट लिखा है, दैट के बाद बी सेक्शन बना है, जस्ट एन ऑनेस्ट मिस्टेक, जस्ट एन ऑनेस्ट मिस्टेक। तो ये पूरा आपका एक क्वेश्चन बनकर तैयार हो चुका है, ठीक है। ये सेक्शन आपका ए है, ये सेक्शन आपका बी है और ये सेक्शन आपका सी है। लास्ट में नो एरर डी का ऑप्शन बना हुआ है। अब आप लोग देखिए और क्वेश्चन का सॉल्यूशन बनाइए, तो हमें समझाने की बहुत ज़रूरत नहीं है सॉरी, ना बहुत एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है, क्वेश्चन भी है, सॉल्यूशन भी है, सब कुछ उसी में एग्जिस्ट कर रहा है। यहाँ पे देखिए ऑनेस्ट के साथ एन का यूज है, यहाँ पे ए का यूज है, तो गलती मिल गई हमको। हमेशा ध्यान रखना होता है कि ऑनेस्ट के साथ में एन आता है। हम लोग पढ़ते होंगे आर्टिकल में, उसमें बताया जाता है कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जिसका फर्स्ट लेटर एच होता है, एच साइलेंट होता है, प्रोनाउंसिएशन के टाइम उसका कोई साउंड नहीं मिलता। जब जो साउंड मिलता है उसी के अनुसार हम लोग डिसीजन लेते हैं। तो प्रोनाउंसिएशन के टाइम पे जो साउंड आती है वो वॉवेल्स की आती है और वॉवेल्स के आने की वजह से ही यहाँ पे एन का यूज किया जाता है। ये एच की साउंड टोटली साइलेंट अवस्था में होती है। तो ये बिल्कुल करेक्ट हो गया, इसका आंसर ए होता है, ठीक है। और इस तरह से हम लोगों ने 10 क्वेश्चन जो स्पॉटिंग एरर का पूछा गया था उस पर वर्क किया है और भी हम क्वेश्चंस लेकर आएंगे, समझाएंगे आपको। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि चीज़ें बिल्कुल क्लियर हों। कोई कन्फ्यूजन होता है कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर लिखिएगा। तब तक के लिए आप सबको जय हिंद, थैंक यू।